अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा आवाज आ रही है? जी सर, स्टार्ट ले लें जरा। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। कल मैंने जो क्वेश्चन कहा था ट्रॉपिकल जूसेस, फाइनल हो गया ये मिस्टर तैयब है। बेटा आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं अब्दुल्ला, जो ये पूरा जो डाटा हम पढ़ रहे हैं, ये जो हमने डाटा पढ़ा ये इस प्रोजेक्ट का ही डाटा है ना। तो उसमें ये तो नहीं देखिए, वो जिन क्वेश्चंस में आप बात कर रहे हैं ना, उसमें उसने हमें बताया होता है कि इसमें अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स शामिल हैं या जनरल ओवरहेड्स शामिल हैं। इसमें उसने किया ये है कि प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन उसने फिक्स कॉस्ट आपको डायरेक्टली फिगर बताने की बजाय उसने बस एक रेट के एंगल से बता दी है। तो नॉर्मली तो हम यही अज्यूम करेंगे कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड डाटा, अनलेस वो हमें बताए या पता चल जाए हमें कि इसमें कोई एलोकेटेड अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड शामिल है। उसने एक अब्जॉर्प्शन रेट के एंगल से सिर्फ हमसे एक वर्किंग करवाई है। ठीक है। मतलब ये हम कहेंगे सारा का सारा ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये भी मुनासिब नहीं है। इसने एक फिगर बताई है जिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डाटा सारा। हाँ, अगर वो बताए कि इसमें इस अदरवाइज भी हमारे इस प्रोडक्ट के अलावा भी अगर जनरल ओवरहेड शामिल है, तो देन आपकी बात ठीक है। जिन क्वेश्चंस में हमने किया ये, अब वहाँ देखेंगे वो क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि इसमें इन्फॉर्मेशन अदर ओवरहेड्स भी शामिल है। अब यहाँ उसने किया सिर्फ ये है कि आपको फिगर डायरेक्टली देने की बजाय आपसे एक वर्किंग करवा दी है। ठीक है मिस्टर अब्दुल्ला। अब अगर उसने नहीं बताया तो अगर उसने इस तरह की कोई बात नहीं की कि ये जर्नल है या इंक्रीमेंटल है फॉर एग्जांपल, तो क्या मैं अज्यूम करूं कि ये सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है? यस, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दी हुई। उसने बस ये बताया था कि इसमें एक डेप्रिसिएशन शामिल है, जिसको हमें ऑब्वियसली कंसिडर नहीं करना। ठीक है अब्दुल्ला। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन है तो इंक्रीमेंटल ही है, अनलेस हमें पता चल जाए कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है या हमें पता चल जाए ये जनरल फिक्स कॉस्ट है। ठीक है अब्दुल्ला, आप फाइनल। ये बताया करें ना यार, मतलब अगर कोई है कंफ्यूजन तो बता दें। सर जी, डेप्रिसिएशन इसी प्रोजेक्ट की है, लेकिन वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए हम उसे कंसिडर नहीं कर रहे। हम सब कुछ यही अज्यूम करेंगे कि किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन डेप्रिसिएशन क्योंकि नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए हम उसे अपने कैश फ्लो की वर्किंग में कंसिडर नहीं कर रहे। और टैक्स हमने निकालना नहीं है, इसलिए इस डेप्रिसिएशन का कोई ताल्लुक ही नहीं हमारे इस क्वेश्चन से। ठीक है मिस्टर अब्दुल्ला। जी हसन, आप सही कह रहे हैं, ये बिल्डिंग कॉस्ट है, रेलिवेंट है, संक कॉस्ट है। ठीक है सर, आप फाइनल है। जी उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी तो है ना, लेकिन हमने वर्किंग करनी नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड है। 60,000 अगर हमने वर्किंग करनी हो तो हम कर लेते। लग रहा है कि उसने उसके अलावा उसने बिल्डिंग वगैरह की भी डाली होगी ना इसमें, हमने इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है क्योंकि हमसे रेलिवेंट ही नहीं डेप्रिसिएशन। अगर हमें टैक्स डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करनी होती तो हम वर्किंग कर लेते।
तो सिर्फ डेप्रिसिएशन इस प्लांट की तो नहीं है, उसके अलावा इस बिल्डिंग की भी तो हो सकती है। ये और तो नहीं कोई क्वेश्चन? डेप्रिसिएशन सर जी क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन नॉन कैश ट्रांजैक्शन है सर। अच्छा साहब, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम अज्यूम करेंगे कि जब जो फिक्स कॉस्ट दी हुई है वो इंक्रीमेंटल ही है, अनलेस हमें पता चल जाए कि इंक्रीमेंटल और है। ठीक है, और अगर हमें पता चल जाए कि क्वेश्चन में कि फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन शामिल है, तो ऑब्वियसली फिर हम उसे लेस करके कैश फ्लोज में कंसिडर करेंगे। ठीक है मिस्टर हसन? जी, और कोई क्वेश्चन नहीं आप किसी का रहेगा? बेटा बिजनेस की एक नॉर्मल कैपेसिटी दी हुई है कि 2,80,000 यूनिट्स हैं। अब्दुल्ला प्लीज कर रेगुलरली आया करें यार, ये कल डिटेल में बातें हुई हैं, इस तरह ना किया करें। नॉर्मल कैपेसिटी हमारी ये है कि 2,80,000 है, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल से डिफरेंट हो सकती है। नॉर्मल का ये मतलब नहीं होता कि मैक्सिमम कैपेसिटी है। नॉर्मल एक बजटेड कैपेसिटी होती है, तो और एक्चुअल प्रोडक्शन उससे डिफरेंट भी हो सकती है। लेकिन फिक्स कॉस्ट की बेस उसने नॉर्मल कैपेसिटी को रखा है, देयरफॉर उसकी बेस पे वर्किंग हुई है। और अगर एक्चुअल प्रोडक्शन डिफरेंट हो जाएगी तो ऑब्वियसली फिर उससे आप रेट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। काइंडली इस तरह नहीं किया करें। आप प्लीज कल रेगुलर आया करें, कल ये सारी डिस्कशन हुई है। इट इज जस्ट टाइम वेस्टिंग। जी, और कोई कंफ्यूजन काइंडली? देन सर जी इसके बाद आज आई होप कि आपने सारा रिवाइज किया है, बल्कि मैंने इन्फ्लेशन के हवाले से भी आपसे कहा था। आप लोग इस तरह कीजिएगा, मैं आपसे इंशाल्लाह आज 2-3 क्वेश्चंस फर्दर शेयर करूंगा, तकरीबन दोपहर तक आपको एक सेट शेयर आपके साथ शेयर करूंगा। वो भी फिर क्वेश्चंस हम 1-2 दिनों में डिस्कस करेंगे। तो मीनवाइल इस तरह कीजिएगा, दो दो दिन अभी मैं चाहता हूँ हम और ठहर जाएं, फिर एक मैं टेस्ट की तरफ भी आपको लेके जाना चाहता हूँ। तो आज आपको फर्दर क्वेश्चन शेयर करूंगा इस टाइम वैल्यू मनी के, तो उस पर आपने टाइम लगाना है। सेकेंडली फिर मीनवाइल हम अब टाइम वेस्ट करने के बजाय एक नई डिस्कशन जरा स्टार्ट करना। अपनी जरा बुक में से पेज नंबर निकालिएगा जरा। अब ये सारी चीजें जो हम इस वक्त कर रहे हैं, टाइम रेलिवेंट कॉस्टिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और फिर अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ये आपस में रिलेटेड चीजें हो जाएंगी। तो एक ही तरतीब में, एक ही सीक्वेंस में फिर आप मेरे साथ साथ करते रहें कोशिश। तो 163 पेज काइंडली जरा सामने रखें। जी सर, एक नेक्स्ट अब डिस्कशन ये है, एक बजट्स हमने बनाने हैं। कुछ क्वेश्चन में आता है कि बजटेड इनकम स्टेटमेंट, बजटेड कैश फ्लो, बजटेड बैलेंस शीट वगैरह। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो वेरिएंस एनालिसिस से तकरीबन हमने स्टार्ट तो किया हुआ है, लेकिन अब इन चीज़ों को हमने एक नए टॉपिक की बेस पे फाइनलाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज आपके पास एक स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्टरी सा पेज है, बजटिंग के नाम से लिखा हुआ। बजट होता क्या है? दोबारा कुछ चीजें बड़ा जहन में रिवाइज करना। बजट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से अगर आप देखें तो बजट एक डॉक्यूमेंट मींस एक बुकलेट सॉर्ट ऑफ होती है, जिसमें बजटेड इनकम स्टेटमेंट, बजटेड कैश फ्लो, बजटेड बैलेंस शीट, बजटेड मे बी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड पूरा एक सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन बजटेड। बजटेड का मतलब क्या होता है कि हम एक एस्टिमेटेड बेसिस पे अपने बिजनेस का फ्यूचर में प्लान बना लेते हैं कि हम फ्यूचर में किस प्लान को अचीव करना चाह रहे हैं, ताकि वो प्लान जहन में रख के फिर हम अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें। और एट द एंड ऑफ द ईयर फिर होना ये चाहिए कि जो आपने बजट बनाया हुआ था वो एक्चुअल से कंपेयर हो और पता चले कि कहाँ वेरिएंसेस फेवरेबल हैं, और अगर कहीं अनफेवरेबल है फिर उसको फेवरेबल अनफेवरेबल की रीजंस को इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो बजट क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट है जो कब बनाया जाता है? एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड।
It serves as a plan which needs to be followed in the next accounting period. Budget document includes budgeted income statement, statement of financial position, statement of cash flow. ये तीन चीजें हमारी इस डिस्कशन में आएंगी. कुछ चेंजेस इन इक्विटी है सच शायद इस डिस्कशन का पार्ट नहीं है. अब बजट बनाया कैसे जाता है, मतलब बजट बनाने की सीक्वेंस क्या होता है एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में. सबसे पहले सर देखा ये जाता है कि हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कितने यूनिट्स बना के बेच सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. तो डिमांड के मुताबिक, मार्केट रिसर्च के मुताबिक पिछले साल कितने बेचे थे, अगले साल हम कितने बेच सकते हैं. तो स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले ये होता है कि हम कितने यूनिट्स बना के बेच सकते हैं और फिर एक यूनिट कितने रुपए का बेच सकते हैं. तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट से सबसे पहले एक सेल बजट बनाया जाता है. फिर उसकी बेस पे फॉर एग्जांपल अगर आपका प्लान है कि हम 5 लाख यूनिट्स बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्शन कितनी करनी. ऑब्वियसली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ स्टॉक पहले से पड़ा हो, कुछ आपका एंड ऑफ द पीरियड रिटेन करने की भी ख्वाहिश हो, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स रखने की ख्वाहिश हो. अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स नहीं रख रहे आप, तो ना पहले पड़ा ना एंड में रखना चाहते हैं, तो फिर शायद सेल और प्रोडक्शन सेम हो जाएगी. लेकिन हो सकता है स्टॉक्स का लेवल मेंटेन करने की वजह से आप आपकी प्रोडक्शन सेल से डिफरेंट हो जाए. तो नेक्स्ट फिर आप ये सोचेंगे कि हमने अब यूनिट्स बनाने ही कितने हैं, फिर प्रोडक्शन बजट बनेगा. फिर यूनिट्स जब बनाने का प्लान आप बना लेंगे, आपको पता चलेगा इतने यूनिट्स फिर बनाने पड़ेंगे हमें अगर 5 लाख बेचने हैं. तो देन फिर आप उन यूनिट्स के एंगल से उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या आएगी, मींस एक यूनिट को बनाने में कितने केजीज रॉ मटेरियल लगेगा, फिर रॉ मटेरियल कितने का एक्सपेक्टेडली खरीदा जाएगा, फिर एक यूनिट को बनाने में लेबर का टाइम कितना लगेगा, लेबर को किस हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो रॉ मटेरियल बजट्स बनेंगे, फिर लेबर बजट्स बनेंगे, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स बजट्स बनेंगे, मींस एक्सपेक्टेडली यूटिलिटी बिल्स कितने होंगे, रेंट कितना होगा, इंश्योरेंस कितनी होगी, डेप्रिसिएशन वगैरह कितनी होगी. तो इन तीनों को मिला के रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स मींस हम एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बजट बना लेंगे इन तीनों को प्लस करके. ये चीजें मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा, प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा जहन में. मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बजट बन जाएगा. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑल्टरनेटिवली आल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्शन कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट. ठीक है, मटेरियल और लेबर को प्लस करके प्राइम कॉस्ट भी वर्ड बोला जाता है. जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बजट आप बना लेंगे, देन यू विल डिसाइड अबाउट के वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक होगा या नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक होगा या नहीं. उनको कंसिडर करके ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक हो. फिर कहाँ तक पहुंच जाएंगे हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक, बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में फिर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स का डिसीजन लेके जो भी बजटेड है, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट तक पहुंच जाएंगे. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कभी कभी लफ्ज इस्तेमाल होता है, इट इज सिंपली अनदर नेम फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो फिर अब सेल बजट हमने ऊपर बना लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट तक अगर हम पहुंच गए, कैसे पहुंच गए रिवाइज कर लें जरा. प्रोडक्शन डिसाइड हुई, प्रोडक्शन कितनी करनी है, फिर मटेरियल कॉस्ट बजट, लेबर कॉस्ट बजट, फैक्ट्री ओवरहेड्स बजट, इनको प्लस करके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बजट. फिर ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेसेस बजटेड क्या होंगे अगर होंगे, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स क्या होंगी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स बजट तक आप जब पहुंचेंगे तो आप इनकम स्टेटमेंट में बनाएं. फिर बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट की बेस पे आगे फिर चलेंगे, तो बजटेड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस कितने होंगे, बजटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बजटेड एडमिन, बजटेड फाइनेंशियल चार्जेस. फिर अगर टैक्स भी इन्वॉल्व है तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, तो बजटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंच जाएंगे. ठीक है, जब ये आ जाएगा तो यहाँ से हमारे पास एक इनकम स्टेटमेंट डेवलप हो जाएगी. फिर कैश बजट सिंपली मींस कैश फ्लो, बजटेड कैश फ्लो, जिसका हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सा आइडिया मिला है जब हमने ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी में डिस्कशन किए, कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज. ठीक है, ये बहरहाल तो डायरेक्ट मेथड्स इस केस में ज़्यादा डिस्कशन होगी, इनडायरेक्ट मेथड से उस तरह से नहीं, जिस तरह में भी हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में डिस्कशंस किए हैं.
ठीक है, तो कैश बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगी। फिर अगर ये बजटेड इनकम स्टेटमेंट बन जाए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाए, फिर बजटेड डेटर्स क्रेडिटर्स वगैरह के डिसीजंस लेके, एक्सपेंसेस पेएबल, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का डिसीजन लेके फिर बजटेड बैलेंस शीट भी बन जाती है। तो कैश फ्लो बजट बनाते हुए कभी कभी हमें फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट मींस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड के कितने इनफ्लो या कितने फर्दर एसेट्स खरीदने, कितने डिस्पोजल हो जाएंगी, ये सब मतलब साल के शुरू में बैठ के जो प्लानिंग की जा रही है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट और कैश फ्लो के एंगल से, वो सारी प्लानिंग रिजल्ट्स इनटू अ प्रिपरेशन ऑफ अ मास्टर बजट। यहाँ एक स्टार्ट में वर्ड लिखा हुआ है एंड में जाके, तो मास्टर बजट मींस अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एक मतलब उस बजट बजट डॉक्यूमेंट को शायद कहा जा रहा है, तो मींस मास्टर बजट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो एंड फाइनली बजटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो एक नजर काइंडली जरा खुद भी जरा सीक्वेंस देख लें, कोई मेरी बात से अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुई है तो जरा पूछ लें, बाकी डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता हम इन बातों का खोलेंगे आगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं सर? तो स्टार्टिंग पॉइंट है सेल बजट और फिर एंडिंग पॉइंट है फाइनली सब कुछ बना के बजट्स 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 बना के अल्टीमेटली फिर एक बजटेड इनकम स्टेटमेंट कि हम प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हैं, बजटेड कैश फ्लो कि हमारी बजटेड रिसीट्स एंड पेमेंट्स कितनी होंगी, और फाइनली बजटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बजटेड एसेट्स लायबिलिटीज और इक्विटी फिर कितनी होगी। चलिए मेरा ख्याल है हमें डाटा बेटा दिया होगा, लेकिन हाउ टू यूज द डाटा ये एक चैलेंज बन जाएगा, वो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करते हैं। आए क्वेश्चन नंबर 1, एक आसान सी बहस से शुरू करें, लेकिन इन आसान बहसों को ही सीरियस लीजिएगा आज, इन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से फिर हमने अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 1, द सेल बजट ऑफ लाहौर गारमेंट्स इंडस्ट्रीज फॉर द 9 month period, 9 months ending September 30th, 9 months ending is as follows। तो 1 जनवरी 15 से 30 सितंबर 15 तक का कुछ हमें डाटा गिवन है। कैश सेल्स 20% of the total sales, credit sales 80% of the total sales। फर्स्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, क्वार्टर में प्लीज साल में 4 क्वार्टर्स और हर क्वार्टर में 3 महीने, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून एंड जुलाई अगस्त सितंबर, 3 क्वार्टर्स की लगातार इंफॉर्मेशन है। देन फिर हमें टोटल बताया गया इन्हीं फिगर्स का 9 मंथ्स का। आगे चलें। इन द पास्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैज बीन, अब ये चीजें हमने 100% फाइनल रखनी है, 65% ऑफ व्हाट द टोटल सेल। तो अगर कॉस्ट ऑफ सेल इज 65% ऑफ द टोटल सेल, तो टोटल सेल शुड बी 100, कॉस्ट ऑफ सेल इज 65%, which means gross profit is कॉस्ट ऑफ सेल्स कह रहा है, 65% अगर कॉस्ट ऑफ सेल है तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 35% सेल्स। तो टोटल सेल को बेस बना के उसने मार्जिन दिया, ये मार्जिन गिवन है, मार्जिन सॉर्ट ऑफ 35% इज मार्जिन बेस्ड ऑन टोटल सेल। देन वो आपको बता रहा है द डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंटरी शुड नॉट गो बिलो 15,000। हम रखना चाहते हैं जो क्लोजिंग इन्वेंटरी शुड नॉट गो बिलो 15,000 से नीचे ना जाए, लेकिन प्लस 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर। मसलन 31 मार्च जहन में रख के फर्स्ट क्वार्टर के एंड के एंगल से 31 मार्च के एंड पे खड़े होकर अगर हम सोचें तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 15,000 प्लस 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ द सेकंड क्वार्टर। अगर हम 30 जून पे जाके सेकंड क्वार्टर के एंगल से एंड में सोचें तो 30 जून पे जाके अगर हम सोचेंगे तो 30 जून के एंड पे जो स्टॉक मेंटेन होगा दैट शुड बी 15,000 प्लस कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ द फॉलोइंग मींस थर्ड क्वार्टर। हाँ, अगर थर्ड क्वार्टर के एंड में सोचेंगे तो फिर इसका मतलब 15,000 प्लस कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ द फोर्थ क्वार्टर। अब उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है वो भी डिस्कस करते हैं। ये मेरे वर्ड समझ आ गए प्लीज? द कंपनी एक्सपेक्ट सेल्स ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द फोर्थ क्वार्टर। ठीक है जी, फोर्थ क्वार्टर उसने सेल बता दी है।
द जनवरी 1 इन्वेंट्री वॉज जनवरी 1, ये हमारे लिए फाइनली ओपनिंग एक बन जाना है, हमारे फर्स्ट क्वार्टर को ओपनिंग दे रहा है 22,000 ओपनिंग इन्वेंट्री। हमने क्या करना है, चलें आप रिक्वायरमेंट की तरफ। प्रिपेयर द फॉलोइंग बजट्स फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स, को क्वार्टरली वर्किंग कह रहा है, 3 क्वार्टर्स की वर्किंग करनी है। परचेज बजट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट एंड अ क्लोजिंग इन्वेंट्री बजट। और देन फिर आपसे फाइनल वर्किंग मांगी गई है, इसकी नंबरिंग जरा ठीक नहीं हुई है। रिक्वायरमेंट नंबर 2, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ सेल फॉर द एंटायर 9 मंथ्स पीरियड। तो फिगर्स बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी हैं, लेकिन आपने कंसंट्रेशन रखनी है। आसान तो है लेकिन चीजें सही फाइनल होनी चाहिए। अब 3 बड़े बजट बनाने हैं। परचेज बजट, आए लिखें, तरतीब वही होनी चाहिए जो एग्जामिनर कह रहा है, फिर देखते हैं फिर किस सीक्वेंस में फिगर्स कैलकुलेट हो सकती हैं। लेट्स स्टार्ट। बिजनेस नेम इज लाहौर गारमेंट्स। लाहौर गारमेंट्स इंडस्ट्रीज। नंबर 1 में ए, परचेज बजट। इकट्ठे हैं उधर। अभी काइंडली आप चीजें मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा, यकीनन आप सोच सकते हैं इंडिविजुअली भी, लेकिन हाउ टू थिंक मेरे साथ जरा इनिशियली। सर जी अपने परचेज तक पहुंचना है, अगर हम डेटा पढ़ें तो सेल गिवन है, मार्जिन गिवन है, हम कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकते हैं, और फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स की कोई उसने इंफॉर्मेशन दे दी है, जिससे हम ओपनिंग फर्स्ट क्वार्टर का दे दिए, बाकी उसने फिर इंफॉर्मेशन दे दी है, हम क्लोजिंग स्टॉक की तरफ पहुंच के शायद परचेजेस निकाल सकते हैं। स्टॉक का लेजर जरा ज़हन में बनाए, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, फिलहाल एक ट्रेडिंग लग रही है, चीजें खरीद के बेची जा रही हैं। ऑब्वियसली ऐसे फिर मैन्युफैक्चरिंग में चलेंगे हम, ठीक है। तो ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से अगर सोचा जाए, ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग एंड कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन शायद हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थोड़ा सा अपना डेटा रीअरेंज करेंगे। लिखना हमें स्टेटमेंट फॉर्म में है, लेकिन शायद हम एक लेजर जहन में रख सकते हैं स्टॉक का। तो लेट मी स्टार्ट। 3 क्वार्टर्स की बेटा वर्किंग है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। थोड़ा सा जरा समझ लीजिएगा बात को। सेल हमारे पास अवेलेबल है, तो सेल से परचेज तक कैसे पहुंचे। फर्स्ट क्वार्टर की सेल 90,000, सेकेंड क्वार्टर की सेल 140,000, 105,000 फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स। देन हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं 65%। शुरू करें अब। बताइए मुजफ्फर, आप क्या किस तरह की बातें करें, ऑलवेज को जरूरी नहीं है, लेकिन इस सवाल में है, ये कोई ऐसा रट्टा तो है नहीं है, लेकिन आपके सामने जो लिखा है वो आपके सामने है, 65% ऑफ द टोटल सेल। लेकिन ये हमेशा वाली बात नहीं है, ये तो अगर आप F1 जहन में लाएं तो कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स के मार्जिन डिफरेंट होते हैं, मार्कअप मार्जिन डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस तरह ना गारंटी करें, कंसंट्रेशन से काम करें। एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो सवाल में अकॉर्डिंगली है उसके मुताबिक चलो, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आप परेशान हो। जी ठीक है, आप फिगर सॉल्व करते जाएं। 58,500, 140,000 का अगर आप करेंगे तो 91,000, 105 कॉस्ट ऑफ सेल्स 105,
68,250, 68,250. देन माय डियर, अब कॉस्ट ऑफ सेल से परचेज, स्टॉक का लेजर ज़हन में रखें। अब कॉस्ट ऑफ सेल में फिर क्लोजिंग ऐड होगा, ओपनिंग माइनस होगा, हिम्मत कीजिएगा जरा। क्लोजिंग ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा, और ओपनिंग स्टॉक लेस होगा कॉस्ट ऑफ सेल में। तो इंशाल्लाह हमारे पास परचेजेस आ जाएंगे। ये ठीक है प्लीज? तो वी विल अरेंज द लेजर्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में स्टॉक, ये ठीक है प्लीज, ऐड करके लेस होगा। अब इसको मेरा मेरे साथ अगर रिवाइज कर लें, फर्स्ट क्वार्टर फुल कंसंट्रेट, छोटी छोटी बातें सही समझिएगा। फर्स्ट क्वार्टर के एंगल से 22,000 तो ओपनिंग हो जाएगा, ये जो एंड में गिवन है 1 जनवरी। अब मुझे क्लोजिंग निकालना है फर्स्ट क्वार्टर का। क्वेश्चन में सी रिक्वायरमेंट में ये आपसे मांगा भी हुआ है, तो बी रिक्वायरमेंट के लिए नीचे जरा हाफ पेज रख लें इस फर्स्ट रिक्वायरमेंट के लिए। बी रिक्वायरमेंट तकरीबन शायद सॉल्व हो भी गई है, एक दफा दोबारा उसने अगर मांगा तो हम 2-3 लाइनें रख लें उसके लिए। मुझे जरा एक रादर देन कि हम वर्किंग करें, क्योंकि उसने क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री बजट मांगा हुआ है, तो हम उसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक बजट, इन्वेंट्री बजट। हाउ टू सॉल्व, अब अपने क्वेश्चन गौर से देखना है, मेरी बातें सुननी है साथ। देखिए बेटा, क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट क्वार्टर के एंगल से होगा 31 मार्च की मैं फिगर ढूंढ रहा हूँ, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2015 आई थिंक, मार्च 15। व्हाट शुड बी द डिजायर्ड इन्वेंट्री? 15,000 should not go below 15,000, तो 15,000 हो गया नंबर वन। प्लस, इसमें प्लस क्या होना है? 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर, 10% कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर। हम है फर्स्ट क्वार्टर में, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर? 91,000। तो 91,000 इंटू 10%, तो 9100 हो जाएगा, प्लस 15,000 हो जाएगा, 24,100। क्लियर हो जाएगी बात सबको? पहले बता दीजिएगा मुझे, एक मिनट जरा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? लिखे। देन काइंडली जरा सेकंड क्वार्टर, क्वार्टर वन के एंगल से 31 मार्च, फिर सेकंड क्वार्टर 30 जून 15। करें जरा वर्किंग खुद से, बहुत बेहद बहुत ज्यादा फिगर्स, वर्किंग फिगर सॉल्व करनी पड़नी है, यूज टू हो रहा है थोड़ा सा। शुड नॉट गो बिलो 15,000, प्लस सोचें जरा, कोई आंसर बताएं जरा फाइनल। ये ठीक है 21,825, बाकी भी ट्राई करें। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर नाउ? फॉलोइंग मींस बाद वाला, तो सेकंड क्वार्टर के अगर आप एंड में है तो थर्ड क्वार्टर की बात हो रही है। तो थर्ड क्वार्टर की कॉस्ट ऑफ सेल 28,250, 28,250, 28,250, सॉरी 68,250, सॉरी। और उसका 10% जब आप करेंगे इज इक्वल टू 21, फाइनली 21825। वर्किंग कंप्लीट करें। क्वार्टर थ्री के एंड पे जब आप खड़े होंगे तो थोड़ा सा फर्दर सोचना पड़ना है। किस दिन की बात हो रही है? 30 सितंबर। 30 सितंबर के एंड पे 15,000, प्लस अब फोर्थ क्वार्टर की सेल
फोर्थ क्वार्टर की कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है। तो ये बेटा सेकंड लास्ट लाइन में ना आपके पास फोर्थ क्वार्टर की सेल अवेलेबल है, सेल। तो करें जरा ट्राई फोर्थ क्वार्टर, लेकिन हमें सेल चला दो। हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्थ क्वार्टर की सेल 1 लाख है, ये सेल है, इसको मुझे पहले कॉस्ट ऑफ सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा 65%, और देन प्लीज फिर मुझे इसका 10% करना पड़ेगा। इसकी वर्किंग हमने ऊपर टेबल में नहीं की हुई क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट 3 क्वार्टर्स की वर्किंग करनी थी। ये क्लियर हो जाएगी प्लीज? ये थर्ड क्वार्टर की वर्किंग समझ आ गई है? 1 लाख की सेल गिवन है सवाल में, लेकिन पहले उसे कॉस्ट ऑफ सेल बनाए 65% और फिर उसका 10% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बन जाएगा आई थिंक 21,500 फाइनली। तो हमें क्योंकि थर्ड क्वार्टर तक की वर्किंग करनी है, तो थर्ड क्वार्टर के एंड पे फिर 21,500 विल बी द क्लोजिंग स्टॉक बेस्ड ऑन द पॉलिसी गिवन इन द क्वेश्चन। ओके सर, फिगर्स अगर ठीक है तो, अगर हो गया तो ठीक, फिर ठीक है, लेकिन अगर कोई है कंफ्यूजन तो बता दीजिएगा। देन सर जी यूज द फिगर्स। फर्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक 24,100, 21,825 and 21,500। तो अब फर्स्ट क्वार्टर की परचेज तो आ जाएगी, पहले फर्स्ट क्वार्टर अब फाइनल कर लें। कैसे? कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक को फिर ब्रैकेट लगा रहा हूं ताकि, क्योंकि उसने माइनस होना है। तो बताएं जरा पहली परचेज क्या आएगी? अब ऑब्वियसली बेटा ऊपर सेल लिखी तो हुई है, लेकिन अभी इस वर्किंग में सेल का काम नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल से परचेज बनी है। तो 60,600 मेरा ख्याल आएगा यार। मिस्टर अब्दुल्ला शायद आपने टाइपिंग में शायद मिस्टेक हुई। 60,600 क्वार्टर 1, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वार्टर में एक छोटा सा एक डिसीजन लें, पता तो आपको ये बातें हैं। ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, क्या करूं? व्हाट शुड बी द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द सेकंड क्वार्टर? ये अंडरस्टूड बात है, ये ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। 31 मार्च 15 वाले दिन जो क्लोजिंग स्टॉक था फर्स्ट क्वार्टर का, वो फर्स्ट अप्रैल वाले दिन अंडरस्टूड सी बात है कि फिर ओपनिंग बनेगा। और सिमिलरली सेकेंड क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ द थर्ड क्वार्टर। कोई कंफ्यूजन होगी तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज फिगर्स फाइनल करें। जी सर जी, ओके सर, इकट्ठे सारे। देन मेरी ये बी रिक्वायरमेंट वैसे कर तो ली हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स की, लेकिन अगर एग्जामिनर मांग रहा है अलग से तो मेरा ख्याल बस 1 मिनट से ज्यादा ना लगाएं। क्वार्टर 1 सेल लिख के कॉस्ट ऑफ सेल निकालना है दोबारा, वैसे तो हो गई वर्किंग। सेल थी 9, जस्ट एग्जामिनर के प्रेजेंट कर रहा हूँ बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड बाय द एग्जामिनर कि हम कॉस्ट ऑफ सेल बताएं। वो तो हमने अपनी परचेज के लिए फाइनल किया।
58,500, 91,000, तो 68250 बहरहाल शायद वर्किंग हुई हुई है at the rate of 65%. जी सर, एक सेकंड रिक्वायरमेंट पे आना। कॉस्ट ऑफ सेल of the entire 9 months, जनवरी से लेके सितंबर तक entire 9 months। अच्छा, सबसे पहले अब आई होप कि लिख लिया होगा आपने, अगर कोई रह भी गया तो पहले सुन लीजिएगा मेरी बात। क्या पड़ा मैंने इन्हीं तीनों फिगर्स को, ये जो तीनों फिगर्स आई हुई हैं या यहाँ इवन नीचे निकाली हमने, क्या इन्हीं को तीनों फिगर्स को ऐड करके टोटल कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ एंटायर 9 months कैलकुलेट नहीं की जा सकती? ऑब्वियसली सेल्स जमा करने तीनों क्वार्टर्स की और उसको 65% कर दें। बात समझ आ जाएगी? क्या इन्हीं 58,500 प्लस 91,000 प्लस 68,250 को अगर एडअप कर लिए जाए तीनों फिगर्स को, क्वार्टर 1 की कॉस्ट ऑफ सेल, क्वार्टर 2 की कॉस्ट ऑफ सेल, क्वार्टर 3 की कॉस्ट ऑफ सेल, तो तीनों क्वार्टर्स की कंबाइंड कॉस्ट ऑफ सेल आ सकती है, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल आ सकती है सर। obviously another way can be कि आप तीनों क्वार्टर्स की सेल को प्लस कर लें और 65% कर लें, वो भी कॉस्ट ऑफ सेल आ सकती है। ठीक है, बात समझ आ जाएगी? लेकिन माय डियर एक छोटा सा और भी करें, और एक छोटा सा अपना कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कीजिएगा। वैसे तो मेरा ख्याल आपको पता ही होगा, हम यूज टू हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके। तो अगर मैंने कॉस्ट ऑफ सेल 9 months की कैलकुलेट करनी है तो फुल कंसंट्रेट करना जरा और करवाना है पहले। बात बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन हिस्टोरिकली मुझे महसूस होता है कभी कभी कि ये बातें भी उस तरह से सही जहन में नहीं है जो होनी चाहिए। सबसे पहले मुझे, अब मैं 9 months की इकट्ठी वर्किंग कर रहा हूँ ताकि 9 months की ये कॉस्ट ऑफ सेल आ सके। तो मुझे ओपनिंग स्टॉक बताएं मैं क्या लूं। अगर मैं 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर तक की वर्किंग कर रहा हूं तो मैं ओपनिंग स्टॉक क्या लूं, किस दिन के स्टॉक को मैं ओपनिंग कहूं? जी तैयब के अलावा भी को बताया जी। 1 जनवरी के स्टॉक को मैं ओपनिंग कहूंगा। अब ये जुल्म है ये जो अतीक साहब ने किया। भाई डियर अतीक, क्या कर रहे हैं यार? क्या मैं इस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 30 सितंबर को ओपनिंग कह दूं यार? मिस्टर अतीक, व्हाट्स गोइंग ऑन? मिस्टर अतीक साहब ना करें सर। 30 सितंबर का जो क्लोजिंग है मैं उसे ओपनिंग कैसे कह सकता हूं? मैं तो वैसे भी मैं नेक्स्ट क्वार्टर की वर्किंग तो नहीं कर रहा, मैं तो इन्हीं 9 months को इकट्ठा करके वर्किंग कर रहा हूं। तो 22,000 देन तीनों क्वार्टर की 25 को जरा प्लस करें, एक मिनट। तीनों क्वार्टर्स की 25 को प्लस करके बताएं। 21,7,250 बताएं बताएं, सही है? अब बताएं क्लोजिंग स्टॉक मंथ्स के एंगल से 9 months इकट्ठे करके क्लोजिंग स्टॉक किसको कहूं? क्या सारे क्लोजिंग स्टॉक्स जमा कर लूं? क्या क्लोजिंग स्टॉक्स फॉर द पीरियड होते हैं या क्लोजिंग स्टॉक्स एज ऑन होते हैं? क्या ओपनिंग स्टॉक्स एज ऑन, क्लोजिंग स्टॉक्स एज ऑन? ना करें डियर, प्लीज फिगर्स तो सही देखें। मिस्टर असलान, मिस्टर अलीम क्या कर रहे हैं? मुझे फिगर बताएं, फिगर बताएं।
और सर जी 247 नहीं आता मिस्टर माविया, प्लीज कैलकुलेटर चेक करें। जी सर 215 उमेर बेटा नहीं सही कह रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या बता रहे हैं फिगर, मुझे सही नहीं है फिगर्स। और बेटा ये प्लीज 21850 अतीक साहब, सॉरी अतीक साहब नहीं कोई और साहब है ये, बेटा राय मुताहिर साहब, ये सितंबर का ओपनिंग है यार, सितंबर क्वार्टर का ओपनिंग है। और एसन ने सारे जमा करके मुझे बता दिए, एसन ने मुझे सारे स्टॉक्स जमा करके कह दिए है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सितंबर आ गया है 24100 प्लस 21825 प्लस 21500। मेरा ख्याल अच्छा ही हो गया, ये मैंने डिस्कशन कर ली है। ये क्या हो रहा है सर, सर जी डाटा नहीं है नेक्स्ट क्वार्टर का, सुभान अल्लाह। शाहिद साहब ने कहा जी क्वार्टर का डाटा ही नहीं है। और मेरे भाई हमें नेक्स्ट क्वार्टर की वर्किंग ही नहीं करनी है, अगर इस तरह सवाल होंगे तो फिर क्या होगा हमारे साथ। और 9 मंथ्स के एंगल से इकट्ठा हो रहा है। प्लीज सर जी प्लीज मिस्टर एहसन ना करें, क्लोजिंग स्टॉक्स इस तरह नहीं होते। 1 जनवरी का स्टॉक हमारे लिए ओपनिंग होगा, और अगर हम कंबाइन करें 9 मंथ्स तो इट मींस 30 सितंबर का स्टॉक हमारे लिए क्लोजिंग होगा। थर्ड क्वार्टर मेरा ख्याल है बेटा कहना मुनासिब नहीं काशिर, हम गलत तरफ ना चले जाएं। अगर हम एंटायर 9 मंथ्स की बात कर रहे हैं तो इट मींस 1 जनवरी 15 वाला स्टॉक ओपनिंग होगा और 30 सितंबर वाला स्टॉक हमारी क्लोजिंग होगा। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की वर्किंग कर रहे हैं तो 1 जनवरी ओपनिंग है, 31 मार्च क्लोजिंग है। अगर हम सेकंड क्वार्टर की वर्किंग कर रहे हैं तो 1 अप्रैल ओपनिंग है और 30 जून क्लोजिंग है। और अगर हम 9 मंथ्स को कंबाइन कर रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक मींस 9 मंथ्स के स्टार्ट में, और क्लोजिंग स्टॉक मींस 9 मंथ्स के एंड में जो स्टॉक है वो कंसिडर करेंगे। अगर अगर पूरे साल की आप वर्किंग कर रहे हो तो साल के शुरू में स्टॉक ओपनिंग होता है और साल के आखिरी दिन स्टॉक क्लोजिंग होता है। साल के दौरान स्टॉक को जमा करके क्लोजिंग ही बनाया जाता। मिस्टर एहसन आई होप कि आपको, एंड मिस्टर राय मुताहिर साहब आपने तो फिगर ही गलत उठा ली है, आई होप कि आप क्लियर हो गए हैं। और अगर और भी कोई साहब हैं, उमर खालिद भी पता नहीं क्या फिगर भेज रहा था मुझे। बाकी आप मुझे ये बता दें फाइनली, अब ये क्लियर है मेरी बात, 21,500। अगर किसी का सवाल है तो बस वो बता दे। मैंने चंद एक नाम बीच में बोले, आप लोग क्लियर है? मिस्टर शाहिद प्लीज डाटा अवेलेबल है, जिनके मैंने नाम बोले 4-5 लोगों के, आई नीड योर रिस्पॉन्स। और फाइनल करने बेटा ये वही फिगर आएगी जो ऊपर अभी कैलकुलेट हुई है। स्पीड अप हो जाए, स्पीड अप हो जाए। लाइव क्लास अब हो गया फाइनल है? ये कौन सा लगा हुआ थोड़ा है? नहीं नहीं इस वक्त इधर कौन सा स्ट्रॉन्ग फाइबर लाइव क्लास नहीं, यही वाला ये 301 है पहले भी, नहीं 301 वाला ही है ना। आप लोगों को बड़ा मेरी आवाज वगैरह ठीक आ रही है? एक मिनट बता दीजिएगा जरा, ये ना हो कि मैं, मेरी आवाज में तो इशू नहीं है? चले ठीक है, ठीक है ठीक है। आए सर सेकंड क्वेश्चन करें। सेकंड क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें सर। जी सर जी, प्रिपेयर अ प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, इसके नीचे बहुत से रूट लिखे हुए हैं एक रिवीजन के लिए, बाद में पढ़ेंगे जब जरूरत पड़े। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट is simply another name for manufacturing cost,
which is also another name for factory cost. Factory cost, overheads नहीं. तो production cost is sum of material, raw material, consumed direct labor and factory overheads. Question अगर silent हो तो production cost means total production cost, which means absorption costing. लेकिन अगर ये variable production cost हो जाता तो फिर marginal costing की बहस भी फिर दोबारा बीच में आ जानी है. तो production cost by default, absorption costing, which means material, labor and factory overheads, and factory overheads means variable भी और fixed भी. और किस क्वार्टर की हमें फाइंड आउट करनी है? 30th September 11 क्वार्टर. सितंबर रिवर्स जाए, अगस्त एंड जुलाई, इट मींस जुलाई, अगस्त, सितंबर कि हमने 3 महीनों की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है. अब्दुल्ला शरीफ, आप बेटा बात आपकी सही इसलिए नहीं है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के दरमियान वर्क इन प्रोसेस का इफेक्ट हो सकता है. हाँ, अगर वर्क इन प्रोसेस ना हो तो प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन सकती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं है. तो सही वर्ड ज़हन में रखें, अगर वर्क इन प्रोसेस नहीं होगा तो यही प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है. ठीक है मिस्टर अब्दुल्ला जी, फर्स्ट लाइन से पढ़ें. जब हम ट्रेडिंग बिजनेस से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ रहे हैं. फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फ्रॉम द प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स ऑफ द फ्लेमिंगो लिमिटेड फॉर द क्वार्टर एंडेड 30th जून 11, और हमसे रिक्वायर्ड है शायद नेक्स्ट क्वार्टर की वर्किंग. पिछले क्वार्टर अप्रैल, मई, जून का डाटा दिया हुआ है प्रोडक्शन का, और हमें फाइंड आउट करना है 30th सितंबर 11 क्वार्टर की फिगर्स को, विच मींस कि पिछले क्वार्टर से हमें नेक्स्ट क्वार्टर में आना है. आए एक एक बात कंसंट्रेशन से सुने, मेरे बहुत से सवाल आपकी तरफ आने वाले हैं. सबसे पहले बेटा आ गया रॉ मटेरियल 120,000, डायरेक्ट लेबर 4 रुपीज पर आवर 75,000 रुपीज. अगर जरूरत पड़े तो क्या हम आवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं? पता नहीं है या नहीं, वैसे आपसे एक वर्किंग करवा रहा हूं, जरा कैलकुलेट करें कितने आवर्स वर्किंग हुई होगी. 75,000 डिवाइड बाय 4, 18,750 आवर्स. सब कुछ पुराना बीच में आएगा, हमें सब कुछ फाइनल करना है. देन बेटा वेरिएबल ओवरहेड्स के रुपीस दिए हुए हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स के रुपीस दिए हुए. ये जरा डॉट लग गया, थोड़ा सा कॉमा, इसे कॉमा कर लें. 45,000 रुपीज है, डॉट नहीं. तो ये तो बेटा हो गया सितंबर क्वार्टर से पिछले क्वार्टर का डाटा. मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स. द मैनेजमेंट्स प्रोजेक्शन, ठीक है, अब अपना नेट मेरा कर लो. मैनेजमेंट्स प्रोजेक्शन फॉर द क्वार्टर एंडेड 30th September 16. नंबर 1, फुल कंसंट्रेट करना है, एक एक बात सुननी मेरी ध्यान से. इंक्रीज इन प्रोडक्शन बाय 10%. फर्ज करें आगे कुछ भी ना लिखा हो, तो क्या इस लाइन से डायरेक्ट मटेरियल, क्या इस लाइन की वजह से, आवाज बेटा ठीक है, सॉरी बीच में शायद प्रॉब्लम आई है. ठीक है, हम हमारी तरफ से अगर और बेटा कोई भी लाइन ना हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अगर और कोई भी लाइन ना हो तो सिर्फ इस लाइन की वजह से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट बढ़ जाएगी. लेकिन माय डियर, प्रोडक्शन के बढ़ने से फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी,
मैंने सही कहा है? आगे बढ़ें, लेकिन और भी चीजें हैं। रिडक्शन इन लेबर आर रेट, रिडक्शन इन लेबर आर रेट बाय 25%। लेबर आर रेट में वो कहता है 25% कमी हो जाएगी। इट मींस अगर वो पहले 100 रुपया था तो 75 रुपीज रह जाएगा, लेकिन अगर वो 4 रुपीज था तो शायद 75% मीन्स ये 3 रुपीज पर आ रह जाएगा। वर्किंग करके रखिएगा आप लोग। देन माय डियर सी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्रीज इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी बाय 4%। इसका मीनिंग आप बताएं। डिक्रीज इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी बाय 4%, अगर प्रोडक्शन एफिशिएंसी पहले 100 थी तो अब वो 104 हो जाएगी, या डिक्रीज का मतलब है 98 96 हो जाएगी। और तीक साहब उलट कह रहे हैं, उमर खालिद बस करो यार, बस करो बेटा, बस करें यार, मिस्टर साहब बस करें, मिस्टर अरसलान बस करो। एफिशिएंसी कम होने से क्या 100 घंटों का काम, एफिशिएंसी जो होती है ना, ये आज से लिंक्ड है, वो मटेरियल वेस्टेज और चीज होती है। क्या एफिशिएंसी कम होने से 100 घंटों का काम 96 घंटों में होगा मिस्टर अरसलान, मिस्टर जहाब, मिस्टर मोहम्मद शाहिद? एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। क्या ज्यादा घंटे लगेंगे? 100 104 हो जाएगा या 100 96 हो जाएगा? सबको क्लियर है? 104 हो जाएगा? अगर क्लियर है तो ठीक है, अगर मसला है तो बता दें। बेटा प्रोडक्शन एफिशिएंसी कम हो रही है, एफिशिएंसी कम हो रही है, कम काम होगा, ज्यादा टाइम लगेगा और कम काम होगा 4%। अगर फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स बनते थे, 100 घंटे काम होते थे, तो अब 104 घंटे काम होगा। अब 104 घंटों में वही काम होगा। एनी कंफ्यूजन बहरहाल? नहीं, अगर नहीं है तो रहने दे, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, आगे। ठीक है सर, थैंक यू। Then there is no changes purchase price and consumption per unit of the direct material. Very important line. No change in purchase price and consumption per unit of the direct material. सिर्फ एक बात समझने के लिए, क्योंकि हमें डाटा नहीं दिया हुआ, मैं एक छोटी सी चीज अज्यूम करने लगा हूं। ये जो 120,000 रुपीज बने हुए हैं, ये बड़ा ऑब्वियसली कुछ केजीज होंगे और उन केजीज का एक रेट होगा। मसलन फॉर सेक ऑफ डिस्कशन, ये 120,000 ऐसे बना हुआ है, 10,000 kgs at the rate of 12 rupees per kg। ऑब्वियस आप कह सकते हैं, और मैं आपसे एग्री करूंगा कि आप कह सकते हैं कि ये 20,000 kgs हैं और एट द रेट ऑफ 6 रुपीज पर केजी हैं। आप कह सकते हैं ये 5,000 kgs हैं और इनटू 24 रुपीज पर केजी है, एंड सो ऑन। लेकिन जस्ट फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन, क्या आप ये बात एग्री करेंगे कि कुछ केजीज होंगे जो कंज्यूम हुए और उनका एक केजी का रेट होगा, या कोई लीटर्स होंगे और लीटर्स का रेट होगा, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। कुछ क्वांटिटी कंज्यूम्ड होगी और कुछ क्वांटिटी कंज्यूम का रेट पर क्वांटिटी होगा। मैंने ये बात इसके लिए आपके सामने रखी है कि अब आप जरा ये लाइन दोबारा पढ़ें। वो कहते हैं ना परचेज प्राइस चेंज होगी और ना ही कंजम्पशन पर यूनिट चेंज होगी। कंजम्पशन पर यूनिट चेंज होगी। मेरा लेकिन आपसे सवाल ये है कि क्या अगर ए को रिलेट करें इसके साथ, क्योंकि ए तो है सितंबर में प्रोडक्शन 10% बढ़नी है, तो क्या कंजम्पशन पर यूनिट, प्लीज कंजम्पशन पर यूनिट, पहले अगर 100 यूनिट्स बन रहे थे तो अब 110 यूनिट्स हो जाएंगे, क्या टोटल केजीज 10,000 ही रहेंगे
या इसमें 10% इंक्रीज आएगा? सेम रहेंगे या चेंज होगा? जी बिल्कुल ठीक है मेरे ख्याल से। असल में ये उसने क्या बताया, कंजम्पशन पर यूनिट। ये सर जी उसने बताया शायद कि वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट होती है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, लेकिन वो एक्टिविटी के लेवल के साथ बढ़ती है। तो ये तो एक अंडरस्टूड बात है शायद, कंजम्पशन पर यूनिट शुड रिमेन सेम अगर ये वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन इसका टोटल विल चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एक्टिविटी लेवल, इंक्रीज होगा। तो 12 अगर सॉर्ट ऑफ है तो उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने से अगर पहले 100 यूनिट्स बन रहे थे और अब आप एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स बनाएंगे, तो उन 10 यूनिट्स के बढ़ने से 10 यूनिट्स का मटेरियल भी बढ़ेगा, 10 यूनिट्स के लेबर आवर्स भी बढ़ेंगे, एंड वेरिएबल ओवरहेड्स भी ऑफ कोर्स बढ़ेंगे। तो आई होप कि हम सिंपली वैसे 120,000 इंटू 1.1 करके अपनी रिवाइज्ड मटेरियल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। इंटू 1.1 कहां से आ गया? 10% प्रोडक्शन। क्लियर है मेरी बात? कोई कंफ्यूजन? बेटा साहब प्लीज यार, एफिशिएंसी इज लिंक्ड विद आवर्स, एफिशिएंसी इज लिंक्ड विद आवर्स। उसका मटेरियल से ताल्लुक नहीं, मटेरियल उसका लेबर आवर्स से ताल्लुक है। देन बेटा एक लास्ट लाइन, और इस लास्ट लाइन से भी हम शायद अब अल्लाह करे यूज टू होते जा रहे हो। वेरिएबल ओवरहेड्स आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। वेरिएबल ओवरहेड्स की अमाउंट बेटा 70,000 है, उसने लिंक कर दी इसको लेबर आवर्स के साथ। तो क्या अगर हमें जरूरत पड़े तो हम वेरिएबल ओवरहेड्स का आर्ली रेट भी निकाल सकते हैं? वेरिएबल ओवरहेड्स आर एलोकेटेड इन द प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो एक वर्किंग जरा इसके सामने भी करें, ये दो वर्किंग्स लिख के रखें जरा, क्योंकि इनके रेट्स हमें मिल सकते हैं। सॉरी 750 अगर आर्स हैं और 70,000 रुपए का खर्चा है, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा राउंड ऑफ करना पड़ेगा हमें, 3.70 अप्रोक्सीमेटली। ये इस वर्किंग को भी नोट कीजिएगा। बिफोर वी स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन, अभी कर लेते हैं इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं इतना। आप लोग ये 5 जो नीचे नोट्स लिखे हुए इनको जरा प्लीज पढ़ें, और अब इन्हें हर वक्त जहन में रखने की कोशिश। वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहता है, पर आर, पर यूनिट, पर एक्टिविटी लेवल सेम रहता है, फिक्स कॉस्ट पर पीरियड सेम रहती है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ऑब्वियसली इंक्रीज इन प्रोडक्शन रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनका आपस में। और दो वेरिएबल ओवरहेड्स की दो एग्जांपल्स काइंडली ध्यान में रखा करें। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बस तो होपफुली आपके जहन में है, फ्यूल चार्जेस, और फाइनली प्रोडक्शन एफिशिएंसी is linked with hours utilized by employees। जी ठीक है मिस्टर साहब एंड एवरीबॉडी? जी नेट का इश्यूज नहीं रिजॉल्व नहीं हो रहा है यार, ये नेट फिर गायब हो गया हुआ। अब लाइव क्लास लगा हुआ है इस वक्त, इसे क्या हुआ है? या इसका तो नहीं इशू? इसका पता भी नहीं चलता।
जी बेटा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मेरा ख्याल अब शायद रिजॉल्व हो गया होगा। आए लिख के सॉल्व करें। हेडिंग्स बनाए सर। बाला सर जी, अब सिचुएशन इज अल्हम्दुलिल्लाह सेट होगी, एक ऐसी जगह पे आ गई है कि आप बहुत ज्यादा गेम एंजॉय करेंगे अगर आपने हिम्मत कर ली तो। फ्लेमिंगो लिमिटेड, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30th September 11। डायरेक्ट मटेरियल, मैं ऐसा करूंगा बेटा, प्लीज सारे पॉइंट्स को ज़हन में रख के आपके सामने बोल के एक वर्किंग करूंगा। आप लोगों ने प्लीज सोचना है, अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए प्लीज एक एक लाइन के बाद मैं रुक जाऊंगा, आपने मुझे बताना। लास्ट क्वार्टर में 120 है। पॉइंट ए और डी जो है ये मटेरियल से रिलेटेड है, लेकिन डी में अगर कोई चेंज नहीं भी है तो ए में प्रोडक्शन बढ़ने से हमारी मटेरियल कॉस्ट 10% बढ़ जाएगी, विच मीन्स 1,32,000। अगर इशू होगा तो बता दीजिएगा, वरना लिख के मेरे साथ रुक जाइएगा। हर पॉइंट के बाद मैं 1 मिनट पॉज इसलिए कर रहा हूं ताकि आप मेरे साथ मिल जाएं। डायरेक्ट लेबर सुनिएगा गौर से। लास्ट क्वार्टर में 18,750 आवर्स काम हुआ। पॉइंट नंबर 1 की वजह से, ए की वजह से आवर्स ने 10% तो बढ़ना ही बढ़ना था, लेकिन सी की वजह से 1.04 भी होना है। तो यहां तक आपके पास रिवाइज आवर्स आ जाएंगे, फिर मल्टीप्लाइड बाय 4 पर आवर की बजाय पॉइंट नंबर बी को अगर अप्लाई किया जाए बीच में तो इनटू 75% होना है। लिख लें, कंफ्यूजन कोई ना रह जाए, बता दीजिएगा। जी डियर वेटिंग। तो 64,350 नेक्स्ट माय डियर, मैं पिछले 2 क्वेश्चंस आपके साथ अभी रिवाइज करूंगा, मेरे साथ जरूर सुनने हैं। और बेटा अरसलान यार 25% रेट कम हो रहा है, क्या कर रहा है यार, और इतना लेट रिस्पॉन्ड, मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ यार। 25% भाईजान रेट मल्टीपल होना है तो 4 पे को 75% कर लें। पहले 4 आप उससे 25% कम होना है, तो इट मीन 75% रह जाना। ठीक है असलान साहब। वेरिएबल ओवरहेड्स क्योंकि लास्ट लाइन के मुताबिक डायरेक्ट लेबर से लिंक्ड हैं, तो 18750 ने 1.1 तो होना ही है प्रोडक्शन इंक्रीज की वजह से, लेकिन क्योंकि अब एम्प्लॉइज इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं इसलिए वही ओवरहेड्स 1050 into 1
1 आवर के पढ़ने थे, अब एम्प्लॉइज ज्यादा टाइम अगर वेस्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल चार्जेस भी हमें एक्स्ट्रा वेस्ट करने पड़ेंगे, देयरफॉर इनटू 1.4 भी कर रहा हूं। वेरिएबल ओवरहेड्स इस सेक्शन में लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर आवर्स के साथ लिंक्ड हैं, शायद ये नॉर्मली ऐसे ही होता है, शायद वेरिएंस एनालिसिस से गेम चल रही है, लेबर आवर्स से लिंक, जितने आवर्स लेबर के काम होते हैं उसी में ओवरहेड्स भी इंकर हो रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी वो इन लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में साइलेंस भी होती है कि वेरिएबल ओवरहेड्स किसके साथ रिलेटेड हैं, और कभी कभी वो मशीन आवर्स के साथ भी लिंक कर देता है। मैं 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको जरूर याद करवाना चाहता हूँ, और अगर आप याद जहन में कोशिश कर लें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बल्कि टाइम है मेरे पास। वेरिएंस एनालिसिस में एक क्वेश्चन काफी मशहूर हो गया था सीमा इंटरप्राइजेस के नाम से, और कुछ नहीं तो कम से कम मेरे साथ देख जरूर लीजिएगा, अभी मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर आई थिंक था शायद वो, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बेटा वेरिएबल ओवरहेड जो थे, बताया जा रहा था क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये बताया जा रहा था, मिला है किसी को, नजर आ रहा है प्लीज, स्क्रीन पे नजर आ रहा है? ये जो वेरिएबल ओवरहेड्स है क्वेश्चन नंबर 5 में, ये इसके सामने क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। नंबर 2, बल्कि आपने शायद कहना चाहिए, टेस्ट क्वेश्चंस में सीवीपी के जमाने में, सीवीपी के जमाने में, टेस्ट क्वेश्चंस में सीवीपी के जमाने में डिजिटल इंडस्ट्रीज एक क्वेश्चन किया था, इसमें भी आप लोगों ने मुझसे एक चीज पूछी थी और मैंने आपको फिर वो सीमा इंटरप्राइजेज याद करवाया था। इसमें जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं उसके बारे में कोई क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है कि वो लेबर आवर से लिंक्ड हैं या मशीन आवर से लिंक्ड हैं। तो फिर मैंने आपको याद करवाया था कि ये कोई हमेशा रट्टे वाली बात नहीं कि ये लेबर आवर से लिंक्ड होंगे, ये मशीन आवर से भी लिंक्ड हो सकते हैं। तो देयरफॉर मैंने यहाँ जो लेबर की इनएफिशिएंसी थी, शायद ये वाला पॉइंट, उसको इन वेरिएबल ओवरहेड्स में आपके साथ कहा था कि मैं कंसिडर नहीं कर रहा। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, लाइव का सीरीज 1 वाला नहीं था, हम कल कौन सा यूज कर रहे थे? नहीं कल नहीं, हम ऊपर कौन सा यूज कर रहे थे? वो सिर्फ लाइव क्लास था, ये 301 नहीं था। वो डॉक्टर का नाम नहीं मुझे नहीं अब पता ही, मुझे लग रहा है कि अब ये डियर अब आवाज ठीक है? मेरी इस वक्त आवाज ठीक होगी? नहीं अभी पीछे से इशू चल रहे हैं, ये कोई हमारा तो नहीं है। एक मिनट बात के साथ बात बेटा मैं ये कर रहा था कि ये जो एक टेस्ट क्वेश्चंस में डिजिटल वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ये जो लेबर की एफिशिएंसी थी उससे ऑब्वियसली फिर आवर्स ने कम होना था, तो उन आवर्स की कमी को मैंने ओवरहेड्स की वर्किंग में इसलिए कंसिडर नहीं किया था क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड्स का यहाँ पे आप क्वेश्चन फिर देखिएगा दोबारा कि कोई लिंक एज सच नहीं बताया हुआ था कि लेबर आवर्स से है या नहीं है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैं चाहूंगा आपकी दोबारा नजरें अब पढ़नी चाहिए पुरानी चीजों पे, ताकि ये बातें सही ज़हन में सेट हो सके। एक वेरिएंस में सीमा इंटरप्राइजेस, उसमें बताया हुआ है कि मशीन आवर्स से लिंक्ड है, ठीक है, तो हो सकता है। इसमें नहीं बताया हुआ
कि वेरिएबल ओवरहेड्स किसके साथ लिंक्ड हैं, तो डेफिनेटली वी कैन अज्यूम कि वेरिएबल ओवरहेड्स लेबर आज के साथ लिंक्ड हैं, लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं। मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कर लें तो गलत नहीं, लेकिन जरूरी नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में जो मैं अभी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, इसमें क्योंकि उसने ये लास्ट लाइन बताई हुई है कि वेरिएबल ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो यहां फिर मैं 104 का इफेक्ट ले रहा हूं वेरिएबल ओवरहेड्स में, इनएफिशिएंसी कंसीडर रहा हूं मैं वेरिएबल ओवरहेड्स में भी, क्योंकि अगर आवर्स बढ़ेंगे तो अकॉर्डिंगली अगर ओवरहेड्स लेबर आवर्स की बेस पे हैं तो 1.04 करके फिर मैं अपनी वर्किंग कर रहा हूं, और फिर देयरफॉर मल्टीप्लाइड बाय फाइनली 3.73 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड में किसी इंक्रीज या डिक्रीज की हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ये कहना कि लेबर रेट बदल रहा है तो वेरिएबल ओवरहेड रेट बदल जाएगा, ये मुनासिब नहीं है। ठीक है, मेरी बात सबको क्लियर होगी? नहीं, पहले ये मुझे बता दीजिएगा, बाकी फिगर तो कोई इशू नहीं। मेरी बात सबको सही याद आ गई है? और इसके साथ अगर आप दो क्वेश्चंस के नाम लिख लें, मतलब जो मैंने अभी आपको याद करवाए हैं, तो मेरा ख्याल है कि टाइम निकाल के उन्हें रिवाइज कर लेना चाहिए। और डिजिटल इंडस्ट्रीज, ये दो क्वेश्चन, एक वेरिएंस में था और एक फिर डिजिटल इंडस्ट्रीज मींस टेस्ट क्वेश्चंस के एंड में था, जिसकी फिर हमने शायद क्लास में को डिस्कशन भी कंप्लीट कर ली थी। तो ये आंसर आपके पास 80090009 शायद हो जाएगा। या तो इकट्ठे हो जाए, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, फिर अभी वाइंड अप कर लेते हैं। ये सारी बार ओके, प्लीज अब नोटेड है यहाँ तक? फाइनली बेटा फिर फिक्स ओवरहेड्स हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप बताएं, सारा पढ़ें, आप बताएं फिक्स ओवरहेड्स कैसे लिखूं, कितने लिखूं? ए बी सी डी को कंसिडर करें, रिक्वायरमेंट्स ऊपर वाली लाइन भी देखें, फिक्स ओवरहेड्स बताएं क्या करूं? ठीक है, ठीक है, हमारे पास ठीक है, नो चेंज, प्रोडक्शन का उसमें चेंज होना नहीं है। इन्फ्लेशन के साथ ये चेंज हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो वी अज्यूम के फिक्स ओवरहेड्स आर सेम, चाहे प्रोडक्शन बढ़े टोटल विल रिमेन सेम। ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ने से हर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन टोटल विल रिमेन कांस्टेंट। कोई कंफ्यूजन रह गई है तो जरूर बता दीजिएगा, वरना टोटल करके बात खत्म कर लेते हैं। $120,000 प्लस 64,350। तो क्वेश्चन बड़ा एक सिंपल सा था, छोटा सा था, कोशिश मैंने की कि कुछ चीजें पुरानी जरा जहन में रिवाइज हो जाए। तो 3 to 1 359। ये असल सा बताइएगा कैसे चेक क्यों चेंज होगा, बताइएगा वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट क्यों चेंज होगा? कि अगर लेबर का रेट कम होगा तो गवर्नमेंट बिजली का और पेट्रोल के प्राइसेस भी कम कर देगी। ये बड़ा आसान, कि पर यूनिट पर आवर वेरिएबल ओवरहेड्स रेट सेम रहते हैं। जी तैयब साहब आप हुक्म करें, आप क्या करें? कंजम्पशन पर यूनिट बताएं क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? वो कह रहा है एक यूनिट को बनाने में अगर 2 kgs लगते थे तो अभी भी एक यूनिट को बनाने में 2 kgs ही लगेंगे, लेकिन अगर पहले आप एक यूनिट बना रहे थे तो 2 kgs लगे होंगे, अब अगर 2 यूनिट्स बनाएंगे तो 4 kg लग जाएंगे, पर यूनिट सेम है। देन उसके बाद बेटा हमारे पास अभी 7-8 मिनट है, तो मेरे ख्याल ऐसे बेस करने की बजाय नेक्स्ट पेज पे चलाते हैं।
देन बेटा हम इनिशियली इस डिस्कशन को जरा स्टार्ट करेंगे कि कुछ कैश बजट्स बनाएंगे। इन क्वेश्चंस में ये जो बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, एक तो ऑब्वियसली ना एनपीवी का सवाल है, वो फिर अपनी जगह बताओ अगले कई सालों की वर्किंग होती है, तो ये नॉर्मली एक साल या एक क्वार्टर, लेकिन बहरहाल इसमें भी एक साल से ज्यादा इन्वॉल्व तो हो सकते हैं, लेकिन इस केस में फिर वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, वो एनपीवी में तो प्रेजेंट वैल्यू भी लेते हैं। तो कैश बजट जो है उसका एक आसान सा फॉर्मेट है जो आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फॉलो करना है। तो कैश बजट अगर कभी वर्ड आएगा तो वंस अगेन ज़हन में लाएगा कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, लेकिन ये कोई इनडायरेक्ट मेथड से नहीं है, ये सिंपली कैश एंड बैंक के लेजर को, कैश एंड बैंक का लेजर, वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनडायरेक्ट मेथड भी अपनी जगह है, लेकिन हमने सिर्फ कैश एंड बैंक का जो लेजर होता है उसमें चार मेन चीजें जो हैं वो स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करनी है। तो कैश एंड बैंक अगर आप लेजर ज़हन में लाएं तो ब्रॉट डाउन कैश एंड बैंक, फिर रिसीट्स ऑफ कैश और बैंक, receipts in cash और बैंक, पेमेंट्स फ्रॉम कैश या फ्रॉम बैंक, और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो इन्हीं चार चीजों को अरेंज अगर कर लिया जाए तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स प्लस रिसीट्स हो जाएगा माइनस पेमेंट्स हो जाएगा और इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मींस कैश एंड कैश बैंक। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह नहीं है, सिंपली कैश एंड बैंक अकाउंट को आपने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना है। बहरहाल कुछ पॉइंट्स हमने अभी एनपीवी और आईआरआर डिस्कशन में जो पढ़े हैं वो अभी भी रेलेवेंट हैं। ये चारों पॉइंट्स मेरी ख्वाहिश है कि जरा खुद से पढ़ के देखें क्या ये बात आपके जहन में आज भी है जिस तरह एक दो दिन पहले थी। क्या परचेज और उसकी पेमेंट, क्या परचेज और उसकी कंजम्पशन, क्या सेल और उसकी रिसीट और एक्सपेंस उसकी पेमेंट एक ही बात होती है या इसमें डिफरेंस हो सकता है? पढ़ लें, कोई कंफ्यूजन अगर है तो कुछ याद अगर नहीं आ रहा तो मुझे बता दें। अगर हमें मिले परचेज, हमें मिले परचेज, हमने बनानी हो पेमेंट तो हम क्रेडिटर का लेजर ज़हन में लाएंगे। हमें मिले परचेज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में और हमने बनानी हो कंजम्पशन तो हम रॉ मटेरियल का स्टॉक जहन में लाएंगे, रॉ मटेरियल अकाउंट जहन में लाएंगे। और अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और कॉस्ट ऑफ सेल है, ट्रेडिंग बिजनेस है, तो फिर हम स्टॉक का लेजर सिंपली जहन में लाएंगे, रॉ मटेरियल स्टॉक्स, वर्क इन प्रोसेस स्टॉक्स, फिनिश गुड स्टॉक्स, ये सबको जहन में लाने पड़ेंगे। फिर डेटर अकाउंट में से सेल लिख के रसीद निकाली जा सकती है, फिर एक्सपेंसेस पेबल, प्रीपेड, ये सब बातें बेटा एज इट इज जिस तरह एनपीवी एनालिसिस में एप्लीकेबल थी, आईआरआर में थी, उसी तरह फिर यहाँ भी एप्लीकेबल हो जाएंगी। और इसकी बेस पे फिर एक डिस्कशन कल और करेंगे और इंशाल्लाह क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से आज रिक्वेस्ट ये होगी कि मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर तक, मुझे थोड़ा सा उसमें एक दो क्वेश्चन में करेक्शन करनी है, तो मैं जरा आपके साथ इंशाल्लाह तकरीबन 12-1 बजे तक क्वेश्चन को शेयर करूंगा। उनको उनमें से 3 क्वेश्चन हो, ये एक दिन के लिए नहीं दे रहा, तो एक दो दिनों में आप कंप्लीट कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है आज अगर किसी का कुछ भी रह गया है इमीडिएटली प्रीसीडिंग टॉपिक ऑफ एनपीवी एनालिसिस में, एनपीवी आईआरआर, तो उसको काइंडली प्लीज फाइनल कर लें, फिर बाद में हमें कल से ऑनवर्ड सेट टाइम ना मिल सके कि हम पिछली चीजों को उस डिटेल में दोबारा टाइम दे सकें। ठीक है, तो अगर किसी का रह गया है या कोई समझता है कि अभी मुझे रिवाइज कर लेना चाहिए तो काइंडली आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी मैं शेयर कर दूंगा उनको, लेकिन इमीडिएटली कल नहीं, एक दो तीन क्वेश्चन हैं तो एक दो दिनों में इंशाल्लाह साथ साथ फाइनल करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी।